हम्म। 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 गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या पढ़ना था आज? सर आपने रोटेशनल बोला था। ओके ओके, ठीक है, एक मिनट। ओके, देखिए, रोटेशनल में मेनली दो पार्ट है। एक है सेंटर ऑफ मास एंड एक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड देन उसके एप्लीकेशन पे बेस सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम डिफाइन करते हैं सेंटर ऑफ मास कैसे सर कैलकुलेट ये करते हैं। पहली वाली तो आप जैसे अगर ओवरव्यू भी दे देंगे तो चलेगा, क्योंकि ये वाला हाँ पार्ट पढ़ा। हाँ, यस। तो ओवरव्यू में आपको सिर्फ फॉर्मूले फॉर्मूले बताऊंगा and उसके यस सर, एप्लीकेशन यस के सर। बस और कुछ नहीं। ओके। ठीक है, सेंटर ऑफ मास हम बेसिकली जो कैलकुलेट करते हैं वो दो तरह से। एक मेरे पास किसी डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए, ठीक है, तो सिंपली उसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा आर। अगर मैं वेक्टर के टर्म में लिखूं इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो हम सिंपली डिफाइन करते हैं सम ऑफ ऑल एम आई आर आई टाइम्स अपॉन समेशन ऑफ ऑल मासेस। ठीक है, बट इसी चीज को अगर मैं किसी कॉन्टिन्यूअस मास बॉडी के लिए डिफाइन करूं, तो इसका रिलेशन होता है इंटीग्रेशन आर टाइम्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। तब हम डिफाइन करते हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, उससे डीएम की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो वो तीन तरह का हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन के डायमेंशन कैसा है। तो लेंथ के लॉन्ग तो उसको लीनियर डायमेंशन के बेस पे बोल सकते हैं, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। फिर सरफेस के लॉन्ग एरियल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर वॉल्यूम के लॉन्ग वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तीन तरह से हम लोग मास को डिफाइन करते हैं। तो वहां से डीएम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डीएम इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स डीएल अगर लेंथ के टर्म में होगा तो, सिग्मा टाइम्स ऑफ डी ए अगर एरिया के टर्म में होगा तो, एंड रो टाइम्स ऑफ डी वी अगर वॉल्यूम के टर्म में होगा तो ये सिंपल बेसिक अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होगा उसके बेस पे हमने इस तरह सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लिया। अभी सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए जैसे कुछ क्वेश्चन होता है कुछ इस तरह कि अगर मान लीजिए कोई एक बॉडी दे रखा हो, ठीक, एंड उससे कुछ मास डिडक्ट कर लिया गया, तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। ठीक, एंड अगर बहुत सारे मास अगर एड अप कर दिया गया तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। ठीक, तो सेंटर ऑफ मास आपको बेसिक पता होगा, एक पॉइंट जहाँ पे टोटल मास अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड हो तो उसको हम सेंटर ऑफ यस सर। मास बोलते हैं। ठीक है, एंड सेंटर ऑफ मास हमेशा हेवियर बॉडी की तरफ फ्लाई करता है। तो जैसे एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि मान लीजिए मेरे पास एक सर्कुलर कोई डिस्क है एंड कोई एक स्क्वायर प्लेट है। ठीक, आपसे पूछा कि किस में सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, तो आप क्या कीजिए, दोनों ऑब्जेक्ट के लिए मास कैलकुलेट कीजिए। तो मास कैसे कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि ये टू डायमेंशनल बॉडी है तो आप एरिया निकाल लीजिए। एंड दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास सेम सेम है, तो जितना एरिया ज्यादा होगा उतना मास ज्यादा होगा। तो इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक रखिए एल, एंड इसका यहाँ से यहाँ तक लेंथ उसका डायमीटर है। इसलिए मैं यहाँ से कंक्लूड करूंगा कि स्क्वायर का मास ज्यादा होगा, इसलिए सेंटर ऑफ मास विल लाई इन स्क्वायर प्लेट। अगर आपसे बोले कि उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाइए, तो आप इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट मान लीजिए, ठीक, एक्सिस, एंड इसके बेस पे कोऑर्डिनेट 0 0, इसका कोऑर्डिनेट एल कॉमा 0। तो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, इस तरह से आप सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, एक दूसरा आता है कि अगर मैं कुछ मास डिडक्ट कर लूं, ठीक है, मतलब रिमूवल ऑफ मास या एडिशन ऑफ मास, उसकी वजह से सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करूं, तो उसके लिए कैसे रिलेशन होता है। जैसे सर ये इनसे मास वाला कैसे शो करेंगे, एक बार बता दीजिए फिर से। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे एक डिस्क है, डिस्क इज टू डायमेंशनल, तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा, मास इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। तो यहाँ पे दो बॉडी है, एक मेरे पास डिस्क है,
तो डिस्क के लिए मास ऑफ सर्कुलर डिस्क इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू एरिया ऑफ डिस्क, दैट इज पाई एल स्क्वायर बाई 4, क्योंकि एल बाई 2 उसका रेडियस होगा, एंड मास ऑफ स्क्वायर प्लेट इज इक्वल्स टू सिग्मा टाइम्स इट्स साइड स्क्वायर। तो इन दोनों टर्म में किसका मास ज्यादा दिख रहा है आपको? स्क्वायर प्लेट का, इसीलिए सेंटर ऑफ मास विल लाई टूवर्ड्स स्क्वायर प्लेट। अगर आपको फिर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पूछे तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0 ओरिजिन पे, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा L,0। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक L/2 और यहाँ से यहाँ तक भी L/2, इसीलिए टोटल L लेंथ हो जाएगा। तब यहाँ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लीजिए, m1x1 m2x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो इस तरह सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। ओके। अब मेरे पास एक अनदर कोई क्वेश्चन दे रखा हो कि अगर कोई एक डिस्क है, ठीक है, इस तरह, एंड इससे कोई एक सेगमेंट कट आउट करके निकाल लूं, तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सिस लेते हैं, ठीक, वो एक्सिस उस मेन ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए। ठीक है, तो हमने एक्सिस ड्रॉ कर लिया इस तरह। अब इस एक्सिस को ओरिजिन यहाँ से बना सकते हैं, आपकी मर्जी। अब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि इस पर्टिकुलर टर्म में एक डिस्क जो इतने पोर्शन कट आउट करके निकाला गया, ये छोटा सा डिस्क जिसका डायमीटर उस बड़े वाले डिस्क के रेडियस के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो ये पार्ट कट आउट करके निकाल लिया गया। ठीक है, तो रिमेनिंग जो बॉडी बचती है, ये टर्म, ठीक, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा? ठीक, तो अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा तो आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा इस टर्म को m1r1 प्लस m2r2 उसके बेस पे, बट वो काफी लेंदी मेथड होता है, उसमें बहुत सारे अजम्पशंस करने होते हैं। तो मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड सिखाता हूँ इस पे, कि x इज इक्वल्स टू m टोटल x टोटल माइनस m रिमूव्ड x रिमूव्ड बाय m टोटल माइनस m रिमूव्ड। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे मेरे पास एम्प्टी का मतलब होता है टोटल मास ऑफ बॉडी, जब उसको रिमूव आउट नहीं किया गया था उस वक्त। तो एम्प्टी का मतलब होता है मास ऑफ टोटल बॉडी, ठीक, विदाउट रिमूवल। एंड एम आर का मतलब होता है मास ऑफ रिमूव पार्ट, ठीक, जितना पार्ट रिमूव किया गया है उसके बेस पे। उसी तरह एक्स टी का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास ऑफ टोटल बॉडी, ठीक, एंड उसी तरह एक्स आर का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूवल पार्ट। ठीक, तो अगर मैं यहाँ से इन सारी चीजों की वैल्यू निकालूं, तो आपको ये दे रखा है, सपोज कर लीजिए कोई डिस्क है, तो डिस्क क्या होगा? 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन होगा तो इसका अपना कुछ रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो मैं इस कंसेप्ट को यूज करूंगा, तो मास इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स एरिया। तो मैं यहाँ से मास ऑफ टोटल बॉडी निकाल सकता हूँ, दैट इज सिग्मा टाइम्स पाई आर स्क्वायर। रिमूव मास कितना होगा? तो देखिए इसका रेडियस एक्चुअल रेडियस का हाफ है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सिग्मा टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर बाई 4, क्योंकि आर बाई 2 हो जाएगा। अब अगर मैं दोनों का कोऑर्डिनेट लिखूं, तो दोनों का कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ पे लाई कर रहा है? तो टोटल बॉडी का कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे लाई कर रहा है, दैट इज ओरिजिन। तो एक्स टोटल की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 0। बट एक्स जो रिमूव पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई कर रहा है? इस पॉइंट पे, जो ओरिजिन से r/2 डिस्टेंस पे है। तो इसलिए ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा r/2। इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, आपको शिफ्ट एंड सेंटर ऑफ मास की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, यस सर। ओके। तो ये एक कंसेप्ट होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट से कुछ मास अगर डिडक्ट करके निकाल लिया जाए, तब उसकी वजह से सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट करता है उसको कैलकुलेट करने का तरीका। अगली चीज होती है मेरे पास नेक्स्ट टर्म, उसको बोलते हैं हम लोग शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास। वो कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो मेरे पास एक नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मान लीजिए मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया इस तरह, ठीक, यहाँ पे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स ले लिए, ठीक, इनिशियली एक ऑब्जेक्ट किसी इस पॉइंट पे है एंड दूसरा कोई ऑब्जेक्ट किसी इस पॉइंट पे है।
इसका मास m1 लिया और इसका मास m2 लिया। अब उन दोनों ऑब्जेक्ट को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दीजिए। तो इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया यहाँ से यहाँ तक, दैट इज x1, एंड इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कीजिए यहाँ से यहाँ तक, दैट इज x2। तो उसका सेंटर ऑफ मास पहले किसी इस पॉइंट पे होगा, वो यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर जाएगा, दैट इज डेल्टा x। तो इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखिएगा, वैसे आप डिराइव भी कर सकते हैं बट इसी कोई जरूरत नहीं है। डेल्टा x शिफ्ट इज इक्वल्स टू फर्स्ट मास उसका शिफ्ट प्लस सेकेंड मास उसका शिफ्ट डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। ये मेरे पास फॉर्मूला आता है। यही सेम टर्म वेलोसिटी के लिए भी ले सकते हैं, यही सेम टर्म एक्सेलरेशन के लिए भी ले सकते हैं, बट इसकी अपनी एक कंडीशन होती है। ठीक, ये टर्म अप्लाई तब करते हैं, ठीक, जब मेरे पास फोर्स कैसा दे रखा हो, एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि ओनली एक्सटर्नल फोर्स कैन कॉज टू चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इंटरनल फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है, तो वो कभी भी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में शिफ्ट कॉज नहीं करा सकता, क्योंकि इंटरनल फोर्स पेयर में एग्जिस्ट होने की वजह से किसी एक बॉडी में अगर शिफ्ट राइट साइड होगा तो अगला बॉडी लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा, सो दैट के उसके सेंटर ऑफ मास में कोई शिफ्ट नहीं होता। तब हम डिफाइन करते हैं फॉर इंटरनल फोर्स एज दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, शिफ्ट हमेशा कितना होगा, 0। तब इस फॉर्मूले को यूज करूंगा, तो इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 शुड बी इक्वल टू 0। अब इस कंसेप्ट पे बेस्ड मैं आपको दो तीन तरह के क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकता है कि सपोज कर लीजिए पानी है, ठीक, एंड वो मिनिमम फ्रिक्शन ऑफर कर रहा है, मतलब कोई विस्कोसिटी नहीं है। उस पे मैंने कोई बोट लिया, ठीक, सपोज कोई बोट यहाँ से यहाँ तक, उस पे कोई इंडिविजुअल है जो किसी वन एंड पॉइंट पे है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे, ठीक। इस इंडिविजुअल का अपना कुछ मास मान लीजिए 70 kg है, ठीक, या 60 kg ले लीजिए, 60 kg, ठीक। एंड टोटल लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर बोट मैंने ले लिया 4 मीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक। इस बोट का मास अपना कुछ मान लीजिए 40 kg, ठीक। ये पॉइंट मेरे पास ए है एंड ये पॉइंट मेरे पास बी है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा इफ मैन गोज फ्रॉम ए टू बी फाइंड शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ बोट, ठीक है। तो आप क्या बोलिएगा, ड्यू टू एक्शन रिएक्शन अगर वाटर कोई मतलब फ्रिक्शन ऑफर नहीं कर रहा, तो अगर आदमी आगे की तरफ मूव करेगा टूवर्ड्स राइट, तो बोट में मूवमेंट किधर की तरफ होगा, टूवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि दोनों एक सिस्टम बना रहा है और इस सिस्टम में थर्ड कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसलिए इंटरनल फोर्स एक्ट करेगा। तो इंटरनल फोर्स के लिए मैं सिंपली इस कंसेप्ट को यूज करूंगा एंड उसका शिफ्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ। बट यहाँ पे एक टर्म डिफाइंड होता है कि जैसे मास ऑफ मैन अगर वो राइट साइड में मूव कर रहा है तो वो कितना हो जाएगा, 60। कितना डिस्टेंस मैक्सिमम शिफ्ट कर रहा है, 4 मीटर, क्योंकि ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, 4। लेकिन अगर बोट शिफ्ट करेगा तो आदमी का मूवमेंट टुवर्ड्स राइट हुआ, तो बोट का मूवमेंट किधर की तरफ होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि ये इधर की तरफ किया तो बोट इधर की तरफ जाएगा, सच दैट एक्शन रिएक्शन की वजह से। तो अगर बोट मतलब मैन राइट साइड मूव किया कितना मीटर, टोटल 4 मीटर ए से बी तक जाने के लिए, तो मैंने 16 × 4 ले लिया। तो बोट का मूवमेंट ऑपोजिट, तो यहाँ पे नेगेटिव लेते हैं। बोट अकेले नहीं जाएगा, क्योंकि बोट के अंदर वो मास ऑफ मैन भी तो इंक्लूडेड है। तो बोट जब शिफ्ट होगा तो वो इंक्लूडेड मैन को भी शिफ्ट कराएगा टुवर्ड्स लेफ्ट बाय सम अमाउंट, लेट्स से x। तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 0। देन यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, 6 4 240 अपॉन 100, इट्स 2.4 मीटर। किसकी तरफ, टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो बोट अपने एक्चुअल पोजीशन से 2.4 मीटर लेफ्ट की तरफ चला आएगा। तब एक और सवाल इसी में पूछता है कि एक्चुअल मूवमेंट या एक्चुअल शिफ्ट उस आदमी का कितना हुआ। तो एक्चुअली में वो जो मैन था वो कुछ यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ तक वो मूवमेंट किया 4 मीटर, बट बोट मूवमेंट करे यहाँ से यहाँ तक 2.4 मीटर। तो नेट शिफ्ट ऑफ मैन जब ये यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, तो बोट एक्चुअली में
कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो आदमी यहाँ पे होगा, तो उसका नेट शिफ्ट यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 4 माइनस 2.4, दैट इज 1.6 मीटर। आई समझ? यस सर। ओके, तो ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट था जब मास डिपेंडेंट होता है तब। कभी कभी मास इंडिपेंडेंट टर्म उसके लिए भी पूछा जा सकता है, जैसे दो डिफरेंट ब्लॉक दे सर रखा ये हो। शिफ्ट नेट एक बार बता दीजिए। देखिए, शिफ्ट नेट जैसे अगर पूछे कि उस इंडिविजुअल मैन का नेट शिफ्ट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन, तो एक्चुअल पोजीशन पहले यहाँ पे था, वो 4 मीटर राइट साइड में मूवमेंट हुआ, बट बोट उसको वापस लेफ्ट साइड में कितना मूवमेंट करा दी, इतना। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो नेट शिफ्ट 4 माइनस 2.4 दैट इज 1.6 मीटर नेट शिफ्ट हो जाएगा उसका। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोट के अंदर वो इंक्लूडेड मास था इसलिए डिपेंडेंट मास सिस्टम। अगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो दो ब्लॉक दे रखे होंगे, जैसे एक क्वेश्चन ऐसा था कि एक ब्लॉक यहाँ पे है एंड एक ब्लॉक यहाँ पे है। ठीक, तो दोनों म्यूचुअल ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो जब कभी भी अट्रैक्ट होगा तो हमेशा सरफेस कोलाइड करेगा, तो हमेशा सेपरेशन किसका लेते हैं, सरफेस का। ठीक, तो सरफेस के बीच का सेपरेशन टोटल कितना है, पहले वो देख लीजिए। ठीक, मान लीजिए टोटल यहाँ से यहाँ तक सेपरेशन डी है। ठीक, तो उसका एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास किसी पॉइंट पे होगा या दोनों कोलाइड करेगा किसी इस पॉइंट पे जाके। तो इसने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना मूव किया, एक्स, तो वो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस मूव करेगा, डी माइनस एक्स। दोनों के मासेस गिवन होंगे, तो सेम फॉर्मूला यूज करूंगा, m1 डेल्टा x1। तो m1 में कितना डिस्टेंस मूव किया, d माइनस एक्स। m2 ने कितना डिस्टेंस मूव किया, x। बट ये दोनों एक दूसरे के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, एक दूसरे के मास को एक तरफ दूसरी तरफ पुल नहीं कर रहा, इसलिए डायरेक्टली इंडिविजुअली m1 m2 लेंगे अलग अलग। जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, बोट को जब लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहे थे तो वो मैन के मास को इंक्लूड कर रहा था कि बोट जब मूवमेंट करेगा तो मास मतलब मैन को भी अपने साथ साथ लेफ्ट साइड ले जाएगा, इसलिए ये इंक्लूडेड मास सिस्टम है। और वो जो ब्लॉक वाला जो लेफ्ट साइड में मैंने स्फेयर बनाया है वो इंडिपेंडेंट मास सिस्टम है। आया समझ? यस सर। ओके, नेक्स्ट होता है मेरे पास शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो कुछ कॉन्टिन्यूस बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास आपको पता होना चाहिए। जैसे सेंटर ऑफ मास हमेशा सिमेट्रिकल बॉडी है तो उसके लाइन ऑफ सिमेट्री के इंटरसेक्शन पॉइंट पे लाई करता है, ये पहली बात याद रखिएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई रॉड है तो रॉड के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री सर कहाँ पे वो लाई? जो हमने दो स्फेयर लिए थे उनके अगर मास सपोज m है तो दोनों के मास हम mm ही लेंगे ना, उसमें प्लस नहीं करेंगे, यही बताया आपने। हाँ, जैसे अगर मैं इसका मास ले लूं, सपोज इसका मास m ले लीजिए और इसका मास 4m ले लीजिए, दोनों के बीच का सेपरेशन जो d है वो मुझे पता है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। तो m कितना मैक्सिमम डिस्टेंस मूव कर सकता है, d माइनस एक्स। तो ये 4m इंडिविजुअल होगा क्योंकि उसमें उस सेकंड वाले मास का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, यस तो वो ओके। मैक्सिमम कितना डिस्टेंस मूव कर सकता है, x। इन दोनों का सम 0 हो जाएगा, तो ओके यहाँ सर। से x की वैल्यू निकल जाएगी। यस। नेक्स्ट होता है मेरे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है, तो सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाई ऑन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे एक लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे ड्रॉ किया, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे ड्रॉ किया, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है कौन सा है, ये मिड पॉइंट, इसलिए सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रॉड उसके मिड पॉइंट पे लाई करता है। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं कोई ट्रायंगल ले लूं, तो आपने शायद पढ़ा होगा ट्रायंगल का सिमेट्रिकल पॉइंट कौन सा होता है, मीडियन का बाइसेक्टर, दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो इसलिए उसका सेंटर ऑफ मास के सेंट्रॉइड पे लाई करता है। बाकी सारे अलग अलग बॉडी जैसे स्क्वायर ले लीजिए, रेक्टेंगल ले लीजिए, सर्कल लीजिए, सबके लिए उसके सेंटर पे लाई करता है। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो अनसिमेट्रिकल बॉडी होती है, उसके लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है, जैसे अगर हाफ रिंग, ठीक, या इसको सेमी सर्कुलर रिंग बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए सिमेट्री अगर मैं एक्सिस ड्रॉ करूं ऐसे,
तो वाई एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्री है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे लाई करेगा। तब इसके लिए सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे लाई करता है एंड उसकी वैल्यू होती है 2r/पाई। ठीक, फर्स्ट। नेक्स्ट होता है अगर मैं इसी में कोई डिस्क ले लेता, ठीक, तो इसके लिए सेंटर ऑफ मास सेम उसी तरह अगर सॉल्व, ठीक, ये कोई डिस्क है हाफ, तब इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे लाई करता है एंड इसकी वैल्यू होती है 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। ठीक, उसी तरह अगर मैं कोई कोन ले लूं तो ये भी एक अनसिमेट्रिकल बॉडी होती है। अब कोन दो तरह से, या तो हॉलो कोन बोल सकता है, अगर हॉलो कोन है तो ये जो पॉइंट होता है टोटल हाइट बाय 3 यहाँ पे लाई करता है। अगर सॉलिड कोन होता है, ये सारी वैल्यू बस याद रखिएगा, सॉलिड कोन होता है तो इसके लिए उसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे लाई करता है, दैट इज h/4। h इज टोटल हाइट ऑफ द बॉडी। तो इसी तरह से बाकी सारी चीजें इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मतलब ये चीजें याद रखने की कोशिश करिएगा यार बस। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट मेरे पास होता है जो सेंटर ऑफ मास अभी हमने डिफाइन किया पोजीशन। ठीक है, तो जैसे मेरे पास x बहुत सारी बॉडीज के लिए डिफाइन किया था, m1 x1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ m1। ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे पास आता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इसकी वैल्यू होती थी समेशन mi/vi अपॉन समेशन mi। इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल मोमेंटम बाय टोटल मास लिख सकते हैं। एंड इस टोटल मास को अगर मैं लेफ्ट साइड में अप्लाई कर दूं तो इसको बोल सकते हैं टोटल मास ऑफ बॉडी टाइम्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंड इसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल मोमेंटम। तो आपको ये टर्म प्रूव करने के लिए पूछता है, बोलता है कि सो दैट यूजिंग कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास that total momentum about center of mass is equals to sum of all individual momentum of the particle of the system। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। देन सेम अगर मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दूं वेलोसिटी को, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आता है, तो ये होता है मेरे पास समेशन mi/ai अपॉन समेशन mi। एंड इसी चीज को हम लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस बाय टोटल मास। एंड इस टोटल मास को अगर मैं इस साइड में अप्लाई कर दूं तो टोटल फोर्स अबाउट सेंटर ऑफ मास यहाँ बच जाएगा सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। इसीलिए हम सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पढ़ते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली छोटे छोटे पार्टिकल के लिए कैलकुलेट करने से बेहतर है कि डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग वो एक्शन कैलकुलेट कर लीजिए, उन सारे इंडिविजुअल पार्टिकल के एक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, यस सर। ओके। नेक्स्ट, जैसे हमने बाकी सारी चीजें पोजीशन फाइंड आउट किया था, ये सारी चीजें इतना तक आपका सेंटर ऑफ मास था। इसके अलावा सेंटर ऑफ मास में कुछ नहीं होता। ठीक है, बाकी जो एनसीईआरटी में कैलकुलेशन बेस्ड है वो सब इसी पे बेस्ड है, पॉइंट पार्टिकल एंड वो सारी चीजें, क्वेश्चन में ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। अब नेक्स्ट चीज आती है मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मैं आपको पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करता हूँ कि होता क्या है। जैसे ट्रांसलेशनल मोशन अब बढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन, तो ये मेरे पास कोई ब्लॉक मास m, अगर मुझे इसके स्टेट को चेंज करना होगा तो मैं इसमें कुछ फोर्स अप्लाई करूंगा, फोर्स F। तब क्या होता है, ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी जो इस एक्सटर्नल फोर्स को क्या करे, अपोज करे, ताकि वो जिस स्टेट में हो उस स्टेट को कंटिन्यू करे, तब उस टेंडेंसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। किस मोशन में, ट्रांसलेशनल मोशन में। सेम उसी तरह अगर मैं कोई रोटेशनल मोशन ले लूं जो किसी एक गिवन एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हो, ये मेरे पास एक्सिस ले लिया, एंड यहाँ मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है, ठीक, तब मैं क्या करूंगा, फोर्स फोर्स का रोटेशनल टर्म हम लेते हैं टॉर्क। तो टॉर्क को अपोज करना बाय टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, ताकि वो जिस स्टेट में हो, अगर रेस्ट में हो तो रेस्ट,
अगर मोशन में हो तो यूनिफॉर्मली रोटेट ही करता हो, तब उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली उस ट्रांसलेशनल टर्म में जो इनर्शिया होता है उसका रोटेशनल एनालॉग बोल सकते हैं। ठीक। अब इसमें सबसे पहली चीज पूछी जाती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव कीजिए यूजिंग काइनेटिक एनर्जी के कंसेप्ट से। तो हम क्या करते हैं, एक एक्सिस मान लेते हैं। ठीक। उस एक्सिस से बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को हैंग कर दीजिए यूजिंग थ्रेड। सपोज कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल हैं। सपोज कर लिया मेरे पास m1 r1 पोजीशन पे, ये मेरे पास m2 r2 पोजीशन पे, एंड सो ऑन। एंड ये पूरा सिस्टम कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करता होगा। तब हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला आता है हाफ mv²। तो यहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल, तो m1 v1 का स्क्वायर, हाफ m2 v2 का स्क्वायर, एंड सो ऑन, सबका सम हाफ टाइम्स ऑफ mn vn का स्क्वायर। अब ये जो लीनियर वेलोसिटी है v, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं v इज इक्वल टू r टाइम्स ओमेगा। तो चूंकि वेलोसिटी v1 होगी तो r1 के बेस पे, बट ओमेगा रोटेशनल वेलोसिटी हर पार्टिकल के लिए सेम सेम होगी। तब इन वैल्यूज को उस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तब वहां से क्या कर सकते हैं, हाफ कॉमन कर सकते हैं एंड ओमेगा कॉमन कर सकते हैं। तो वहां पर रिलेशन बचेगा एम आई आर आई उसका स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर। हाफ ये पूरा टर्म डिफाइन कर रहा है मास को, और ये पूरा टर्म डिफाइन कर रहा है वेलोसिटी को। तब हम यहाँ से कंक्लूड करते हैं कि इस क्वांटिटी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास की तरह यहाँ पे क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। तब यहाँ से फॉर्मूला आया सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू समेशन m टाइम्स ऑफ r स्क्वायर। तो ये किसके लिए होता है, किसी भी डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए। अगर मैं किसी कॉन्टिन्यूअस बॉडी के लिए इसी चीज को लिखता हूँ तो आ जाता है मेरे पास इंटीग्रेशन r टाइम्स ऑफ dn। ठीक। अब वो एक्सिस जहां पे हो उसके हिसाब से हम चीजों को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे जो समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर लिखा, ये किस किस बात पे डिपेंड करता है, तो उसको हम बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ तक तो आसान था। यस सर। ओके। तब हम डिफाइन करते हैं किस किस फैक्टर पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सिंपली आप यहाँ देखिए किसी भी टर्म के लिए मास डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ उस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो हम डिफाइन करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस। अब वो किस किस तरह से हो सकता है, जैसे एक क्वेश्चन बोलूं कि अगर मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक, एंड एक मेरे पास कनकेव लेंस है, इस तरह मैंने एक्सिस ले लिया यहाँ पे इसके अलॉन्ग, यहाँ पे इसके अलॉन्ग। अब हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास देखते हैं। तो यहाँ पे मास इतना, जैसे जैसे एज की तरफ जा रहे हैं मास की वैल्यू कम होती जा रही है। यहाँ पे जैसे जैसे एज की तरफ जा रहे हैं मास की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो हम डिफाइन करते हैं ग्रेटर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एट एजेस मोर विल बी इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं ग्रेटर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एट एज more will be its moment of inertia। ठीक। तो इसीलिए कनकेव एंड कॉन्वेक्स हैविंग सेम मास, देन कॉनकेव के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कॉन्वेक्स से ज्यादा होता है। ठीक। इसी तरह आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अगर मेरे पास एक बॉइल्ड एग है और एक रॉ एग है, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। तो आप सिंपल बोलिएगा कि दोनों को अगर स्पिन कीजिए तो बॉइल्ड एग के जो सारा मास होता है वो उसके पोजीशन पे फिक्स्ड होता है। ठीक। इसलिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई फर्क नहीं होगा। बट अगर मैंने रॉ एग लिया
तो रॉ एग का जो टोटल पोर्शन होता है एल्बुमिन पार्ट, ड्यू टू रोटेशन उसके एजेस पे पहुंच जाता है, एंड एजेस पे पहुंचने की वजह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एज पे ज्यादा होता है, इसलिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज कम्पेयर टू बॉइल्ड एग ज्यादा होता है। आया समझ? यस सर। ओके, अब हम तो एक डिफाइन बार करते हैं। बॉइल्ड एग वाला बता दीजिए फिर से, उसको स्पिन करने से कुछ नहीं जैसे होगा? नहीं, जैसे मैंने कहा कि एक बॉइल्ड एग एंड रॉ एग दोनों को स्पिन कीजिए, तो बॉइल्ड एग में चूंकि सारा मास फिक्स्ड स्टेट में आ चुका है बॉइलिंग की वजह से, ठीक है, बट रॉ एग में एल्बुमिन एंड जो यॉक है वो फ्री है उसके रोटेशन की वजह से, या फ्रीली मूव कर सकता है वो उसके पूरे वॉल्यूम में। तो जैसे ही मैं स्पिन करता हूँ, तो स्पिनिंग की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उसके जो एल्बुमिन या यॉक है उसके एजेस पे पहुंच जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एज पे ज्यादा हो जाएगा। तो जितना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एज पे ज्यादा होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतनी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए रॉ एग हैव मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एज कंपेयर टू बॉइल्ड एग, अगर दोनों एग का मास सेम सेम हो तब। आया समझ? ओके यस सर। सेकेंड टर्म हम डिफाइन करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो फॉर्मूला था समेशन m टाइम्स ऑफ r स्क्वायर, तो यहाँ पे जो r होता है, r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर मैं पॉइंट मास के लेता हूँ तब की बात होती है, तो यहाँ पे जो r होता है वो परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्सिस टू पॉइंट मास। ठीक, अगली चीज होती है कि इस पर्टिकुलर एक्सिस का पोजीशन कहाँ पे है, उस बात पे भी डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं पोजीशन ऑफ एक्सिस। ठीक, जैसे अगर मैं बोलूं सेम इसी पर्टिकुलर लेंस की बात की जाए, तो एक लेंस मैंने ऐसे ले लिया, एक्सिस यहाँ रखा, और अगले वाले टर्म में लेंस के लिए एक्सिस मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे कर दिया। किसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एज पे ज्यादा है, फर्स्ट वाले में सेकेंड वाले में? तो फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में ज्यादा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यहाँ पे। यहाँ तो डिस्टेंस कम है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एज पे कम है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की लेंथ ज्यादा बढ़ गई, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ज्यादा होगा। ओके सर। थर्ड वन, अगर मैं ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस चेंज कर दूं, ठीक, तो अगली चीज होती है ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे सपोज किया कि मेरे पास पहला ये मेरे पास लेंस था, जो एक्सिस ये टर्म, अब मैंने एक्सिस को ऐसे कन्वर्ट कर दिया, ठीक, वर्टिकल प्लेस कर दिया इस तरह। ठीक, तो इसमें कम लेंथ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के लिए, इसमें ज्यादा लेंथ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के लिए, इसीलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ज्यादा होगा। तो ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, या पोजीशन ऑफ एक्सिस, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, इन तीन तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होती है, चेंज करती है। ठीक, यस सर। ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हमने सीख लिया, तो हर ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर के अलोंग से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कितना होता है वो आप डिराइव भी कर सकते हैं, एंड देन बाकी सारे पोजीशंस के लिए, किसी पोजीशन के लिए कैलकुलेट करना है तो उसके लिए थ्योरम होते हैं। आपको पैरेलैक्स थ्योरम एंड परपेंडिकुलर थ्योरम प्रूव करने के लिए नहीं आएगा, बट उसके बेस्ड पे एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो सबसे पहली चीज किसी रॉड के लिए अगर डिफाइन किया जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। ठीक, तो हमने क्या किया, कोई रॉड लिया, ठीक, पहला काम क्या करते हैं, मुझे एक्सिस डिफाइन करना पड़ेगा कि कहाँ से मुझे फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, एक्सिस ये ले लिया, कोई भी एक स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास लीजिए इसे इस पॉइंट पे, ठीक, तो इसका मास हो जाएगा कितना, dm, एंड इसकी विड्थ यहाँ से यहाँ तक dx, एंड इसका पोजीशन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज x। अगर ये टोटल रॉड की लेंथ l है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -(l/2) एंड इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा
प्लस ऑफ एल बाई टू। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आर स्क्वायर टाइम्स dm। dm चूंकि रॉड है तो रॉड के लिए रिलेशन क्या होता है, लैम्डा टाइम्स ऑफ एल। लैम्डा की वैल्यू होती है टोटल मास बाय टोटल लेंथ इनटू dx। अगर यूनिफॉर्म हो तो ऐसा दे रखा होता है, अगर नॉन यूनिफॉर्म होता है तो उसमें इक्वेशन गिवन होता है। तो समटाइम्स आपको इक्वेशन ऐसे भी गिवन हो सकता है 2 + x। ठीक, तो इसके लिए भी फाइन कर सकते हैं। अगर यूनिफॉर्म गिवन होगा तो m/l के इक्वल होता है। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो r² इज x, dm इज m/l टाइम्स dx। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम -l/2 से लेके +l/2 तक। एंड इसको सॉल्व कीजिएगा तो x² का इंटीग्रेशन x³/3, अपर लिमिट लोअर लिमिट सबकी वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा ml²/12। ठीक, आई थिंक ये डेरिवेशन आपने की होगी। ठीक है, यस सर। अब कुछ अनदर टर्म, जैसे अगर मैं रिंग ले लूं, ठीक है, सर्कुलर रिंग, पोज कर लीजिए मेरे पास यहाँ से यहाँ तक, तो इसका रिंग के लिए जो सारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसके एज पे होता है। तो मैंने ये एक्सिस ले लिया। अब हम क्या करते हैं, कोई भी एक स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन मास लेते हैं यहाँ से यहाँ तक dm, एंड इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितना है r, जो कि कांस्टेंट है। तब इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली फॉर्मूला r² टाइम्स ऑफ dm इंटीग्रेशन r जो कि कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, एंड dm ही रहने दीजिए, उसको लीनियर मास डेंसिटी के टर्म में करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बाद में इंटीग्रेट करके उतना ही आ जाएगा। तो dm किसी और बात पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इसको इंटीग्रेट डायरेक्टली 0 से लेकर कहाँ तक कर सकते हैं, m तक। तो पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, mr²। तो इसी तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर दे तो पहले एक स्मॉल सेगमेंट मानते हैं एंड देन फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर वो स्मॉल सेगमेंट पोजीशन डिपेंडेंट हो या किसी भी डिपेंडेंट हो तो पहले फंक्शन बनाते हैं एंड देन फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं। बट उतना टफ आपको इस एग्जाम में नहीं पूछेगा, तो इसीलिए बहुत सारी चीजें बाकी याद रखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्टली लिख देता हूँ किस किस टर्म के लिए कहाँ कहाँ पे लाई करते हैं। जैसे रॉड, हर ऑब्जेक्ट के लिए उसके सेंटर ऑफ मास के लिए हमें याद रखना होता है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m टाइम्स ऑफ l²/12। दूसरा मेरे पास रिंग, ठीक, रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m टाइम्स ऑफ r²। थर्ड वन इज डिस्क, डिस्क टोटल मास उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड, तब इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। इसी रिंग की तरह बिहेविंग एक, अगर मैं हॉलो सिलेंडर ले लूं, तो अगर आप इस एक्सिस से देखिएगा सामने की तरफ से, तो आपको ये सामने वाला टर्म क्या दिखेगा, एक रिंग की तरह दिखेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये पूरा जो सिलेंडर है वो छोटे छोटे रिंग से क्या होगा, कंपोज्ड होगा। तो अगर मैं सामने से देखूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m टाइम्स r²। बट अगर मैं इसी पर्टिकुलर मैं इस एक्सिस से देखना शुरू किया तो ये एक रॉड की तरह भी बिहेव करेगा, एज वेल एज इस रिंग के डायमीटर से भी पास करता दिखाई देगा आपको ऐसा। तब इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम दिस एक्सिस, इसका फॉर्मूला होता है रॉड के लिए ml²/12 प्लस डायमीटर ऑफ रिंग mr²/2, ऐसा बिहेव करता है। सेम अगर कोई सॉलिड सिलेंडर ले लिया जाए इस तरह, तो सॉलिड सिलेंडर को अगर मैं सामने से देखूं तो ये एक डिस्क की तरह बिहेव करेगा फ्रॉम दिस एक्सिस। तो इसीलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 एज इट इज, जैसा डिस्क होता है उसकी तरह। अगर मैं उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे देखूं, मतलब इस पॉइंट से,
तो वो एक रॉड का मिड पॉइंट एज वेल एज डायमीटर ऑफ डिस्क ऐसा कि बिहेव करता होगा, क्योंकि ये डिस्क की तरह बिहेव कर रहा है इस तरह। तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² by 12 प्लस mr²by 4। इसके अलावा दो चीज और याद रखते हैं, एक को बोलते हैं शेल या हॉलोस्फेयर। ठीक, तो ये मेरे पास एक्सिस, तो ये शेल हुआ, ये हॉलोस्फेयर। तब इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के लॉन्ग या सेंटर ऑफ मास के लॉन्ग वो सेम होता है 2/3 m×r²। एंड दूसरी चीज, अगर मेरे पास कोई सॉलिड स्फीयर ले लिया, ठीक, तब इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक, ये मैंने कोई सॉलिड ले लिया, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया about its diameter and about its center of mass is 2/5 times m×r²। इतने ऑब्जेक्ट के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसके अलग अलग पोजीशन पे फाइंड आउट करने के लिए हम थ्योरम पढ़ते हैं। तो दो थ्योरम होता है, एक को बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक को बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आपको याद है पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता था? और सर जो सेंटर से लेके डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर, और जो सेंटर ऑफ मास होता है उसका स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर इक्वल्स टू जो हमने एक्सेस लिया होता है। अच्छा, ये कौन सा थ्योरम आपने कहा, परपेंडिकुलर एक्सिस? सर नहीं, पैरेलल एक्सिस। अच्छा, और परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होता है? वो याद नहीं। ये आज पढ़ा था आपने सर नहीं। जमाने पहले? यस सर। ठीक, देखिए, मैंने मान लिया कि मेरे पास दो एक्सिस हैं, ठीक है, एक एक्स एक्सिस मान लीजिए और एक वाई एक्सिस मान लीजिए। कंसीडर मतलब कंडीशन होनी चाहिए कि ये जो एक्स वाई है वो उस ऑब्जेक्ट के प्लेन में लाई करता हो, ठीक है, एंड जेड एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाई करता हो। ठीक, तब हम क्या करते हैं, जो एक्सिस परपेंडिकुलर होता है उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम बाकी दो एक्सिस जो उसके प्लेन के अलोंग लाई करता है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंडेंट कैसे होगा, तो हमेशा जिस एक्सिस से अलोंग देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जैसे z इस पर्टिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो कहता है इसका स्टेटमेंट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लैमिना, लैमिना बोलते हैं टू डायमेंशनल बॉडी को। तो यहाँ पे मैंने कोई शीट ले ली इरेगुलर शेप की जो एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट कर रही है, उसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस है। जैसे सपोज कर लीजिए मेरे पास प्लेन लिया और इसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस है ये, तो मुझे इसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस बॉडी के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो सकता है एंड एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो सकता है, उन दोनों का सम उसके जेड एक्सिस के सम के क्या होगा, इक्वल होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। दूसरा, ये समझ आया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का मतलब? यस सर। अब देखिए इसके लिए इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है। जैसे आपको बोलेगा फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर, तो रिंग देखिए, रिंग कैसा दिखेगा आपको, ये मैंने कोई रिंग ले ली, इसका सेंटर ये होगा, तो मैंने एक एक्सिस मान लिया जो उसके परपेंडिकुलर लाई कर रहा है, दैट इज जेड एक्सिस। ठीक, एंड इसके जो दो एक्सिस जो उसके डायमीटर के अलॉन्ग पास करते होंगे, तो एक मान लीजिए ये टर्म, ठीक, एक्स एक्सिस, एंड एक मेरे पास ये टर्म दैट इज वाई एक्सिस। ठीक, तो मुझे निकाल, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया एंड ये जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर से। तो हमने पीछे जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले हैं सब जेड एक्सिस के लॉन्ग निकाले हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन,
तो उसको मैंने z एक्सिस कहा था। तब iz इज इक्वल्स टू ix प्लस iy लिख सकते हैं। iz की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखा है m टाइम्स ऑफ r स्क्वायर। x एंड y उसके प्लेन ऑफ बॉडी में लाई कर रहा है एंड वो उसका डायमीटर है, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 2 डायमीटर। तो किसी भी एक डायमीटर का लॉन्ग निकालना हो तो दोनों चूंकि आपस में इक्वल है, इसलिए सिंपली इसके इक्वल हो जाएगा mr²/2। ये समझ आया? यस सर। ओके, तो ये मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम डिफाइन कर दिया। अब अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसी में यूज करना हो, ठीक, तो वो उसका क्या मतलब होता है। तो कोई भी एक इरेगुलर बॉडी ले लीजिए, एक एक्सिस पास करता होगा उसके सेंटर ऑफ मास से। तो सपोज कर लीजिए उसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे लाई कर रहा है, तो मैंने ये एक पॉइंट ले लिया, ठीक। तब इसके लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम बोलते हैं IC। इसके पैरेलल कोई भी एक एक्सिस ले लीजिए, ठीक, सपोज कर लीजिए z एक्सिस ले लिया मैंने, एंड दोनों के बीच का सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक कितना है, h। तब मुझे IZ के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो वो किसके इक्वल होता है। तो IZ इज इक्वल्स टू IC प्लस टोटल मास ऑफ बॉडी टाइम्स सेपरेशन बिटवीन टू एक्सिस उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। तब इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम वहां अप्लाई करते हैं जहां पे एक एक्सिस आपको सेंटर ऑफ मास के अलोंग गिवन हो एंड दूसरा जिसके अलोंग आपको निकालना हो वो उस एक्सिस अबाउट सेंटर ऑफ मास के पैरेलल होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब, जैसे मैं बोलूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में टैंजेंट कितनी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप बोलिएगा 2 तरह से टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक मेरे पास होगा कि कोई एक सर्कुलर बॉडी ले लीजिए, जैसे मैंने सर्कुलर रिंग ले लिया, ठीक, एंड इस सर्कुलर रिंग के अलोंग द प्लेन अगर मैंने एक टैंजेंट ड्रॉ कर दी, टैंजेंट अलाइन विच टचेस द सर्कल एट सिंगल पॉइंट, बट ये जो लाइन है वो उस बॉडी के प्लेन के पैरेलल है, तो इसको बोलते हैं अलोंग द प्लेन ऑफ द बॉडी, अलोंग द प्लेन ऑफ बॉडी। तब ये जो एक्सिस होगा वो z एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा, ये उसके डायमीटर के पैरेलल होगा, क्योंकि डायमीटर उसके सेंटर से पास करता होगा, ठीक, इस तरह। तब इस एक्सिस को मैं क्या बोल सकता हूँ, ID बोल सकता हूँ, एंड इस एक्सिस को क्या बोल सकता हूँ, IT। दोनों के बीच का सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, R। अब मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकता हूँ। तब मेरे पास डायरेक्टली IT is equals to ID plus mass of the body times separation उसका स्क्वायर। डायमीटर की वैल्यू हमने पीछे कैलकुलेट कर रखी है mr²/2, दोनों एक्सिस के बीच का सेपरेशन r², तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 mr²। ये समझ आया? यस सर। ओके, तो ये मेरे पास जो टेंजेंट है वो अलोंग द प्लेन ऑफ द बॉडी लाई कर रहा है, तब मैंने ऐसे निकाला। एक दूसरा टेंजेंट होता है जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, ठीक, मतलब मैंने सपोज कर लिया एक टेंजेंट ऐसा, ठीक, उसका अपना एक्सिस जो पास कर रहा था z एक्सिस वो मेरे पास यहाँ पे है, जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर। हमें फाइंड करना है कोई दूसरा एक्सिस जो इसके पैरेलल यहाँ से पास करता हो, ऐसे। तो ये जो टेंजेंट है वो सर्किल को एक पॉइंट पर टच कर रहा है बट उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। मतलब मैंने ऐसे सर्किल लिया एंड एक्सिस ये है मेरे पास, ये एक्सिस है जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस तरह। आया समझ? तो इसके जस्ट पैरेलल वाला एक्सिस कौन सा होगा, जो सेंटर से पास करता होगा, ये वाला एक्सिस, z एक्सिस। तब तो ये वाला पैरेलल है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बट ये z एक्सिस के पैरेलल है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसवर्स टेंजेंट। फिर से यहाँ पे दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा, r। तो I' इज इक्वल्स टू IZ प्लस दोनों के बीच का सेपरेशन r। IZ की वैल्यू mr² और ये भी mr², टोटल कितना हो जाएगा
2mr²। तो इसी तरह किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जितने भी अलग अलग पोजीशन पे फाइंड आउट करना होगा, सबकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दीज टू थ्योरम, पैरेलैक्स थ्योरम एंड परपेंडिकुलर थ्योरम। आया समझ? यस बट सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये हमने 2D और 1D ही करा है, वो प्लेन में है और वो नहीं, 2D 1 नहीं किया है। जैसे मेरे पास कोई रिंग दिया हो, जैसे सपोज कर लीजिए मेरे पास ये है, तो अगर मैं रिंग के अलोंग लूं तो सामने से देखिए तो आपको रिंग नजर आ रहा होगा। तो एक मैंने एक्सिस लिया ये टर्म, ठीक है, जो इसके साइड से एक्सिस जो पास करता हो, ठीक है, ये टर्म ऐसे। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये जो प्लेन है, मतलब ये जो टेंजेंट है, वो उसके प्लेन ऑफ बॉडी के पैरेलल पास कर रहा है, प्लेन ऑफ बॉडी में लाई कर रहा है। तो ये उसके डायमीटर के साथ पैरेलल शो करता होगा, क्योंकि डायमीटर ये होगा, तभी तो ये टेंजेंट है। एक दूसरा है जो उसके परपेंडिकुलर लाई करता होगा ऐसे, तो मैं इसको ऐसे देखूंगा, ठीक है, इस तरह। ओके तो वो उसके एक्सिस से पास करता होगा, उसके पैरेलल होगा। है ओके समझ? तो यस वो सर प्लेन ऑफ बॉडी के परपेंडिकुलर लाई कर रहा है, जो सेकंड कंडीशन मैंने कहा। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसवर्स टेंजेंट। तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स टेंजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी। ठीक, इसलिए तो इसका ये नाम आता है। मेंशन्ड होता है? हाँ, ये गिवन होगा कि आपको किसके अलोंग फाइंड आउट करना है। ओके ठीक है, ओके। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलैक्स थ्योरम एंड परपेंडिकुलर थ्योरम इतने डिफरेंट डिफरेंट तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी के लिए अगर क्वेश्चन पूछे तो वो कैसे सॉल्व करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंसर क्वांटिटी होती है, बट वो एक स्केलर की तरह बिहेव करती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली बोलिएगा डायरेक्शन डिपेंडेंट होगा, कि वो पोजीशन वेक्टर आर पे डिपेंडेंट होता है, बट उसके लिए डायरेक्शन जो होता है उसका अपना नहीं होता, वो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है, इसीलिए उसको हम वेक्टर नहीं बोलते। तो इसको एक अनदर टर्म बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड टेंसर। और ये स्केलर लॉ ऑफ एडिशन क्या करता है, ओबे करता है। तो अगर मैं किसी कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम की बात करूं तो क्या बोलूंगा, सारे इंडिविजुअल बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, लेकिन एक फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग, एंड देन सम करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आई नेट for combination is equals to I1 plus I2 plus so on, जितने भी नंबर ऑफ बॉडीज हो सबका। बट ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया must be calculated from same axis, calculated from same axis। ठीक, जैसे मैं इसका एक क्वेश्चन बताता हूँ। एक क्वेश्चन आपको बोलेगा कि एक हॉलो स्फीयर मैंने लिया ये टर्म, एक दूसरा हॉलो स्फीयर लिया, एक हॉलो स्फीयर ये है, एंड कोई थर्ड हॉलो स्फीयर यहाँ पे ले लिया। ठीक है, इस तरह तीन हॉलो स्फीयर लिया, तीनों को आपस में इस तरह से ज्वाइन कर दिया, और एक एक्सिस दिया होगा इसके अबाउट, सपोज कर लीजिए यहां से पास करता हुआ। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे तीन डिफरेंट बॉडीज हैं। ठीक है, पहले मैं इसके लिए बात करूं, तो इसके लिए जो एक्सिस है वो कहाँ से पास कर रहा है, उसके सेंटर से। तो उसी चीज को मैं आईडी बोल सकता हूँ या आईसी बोल सकता हूँ। तो फर्स्ट वाले टर्म के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डायरेक्टली उसके एक्सिस से पास कर रहा है, इसलिए उसका फॉर्मूला हो जाएगा mr²। बाकी जो दो बॉडीज हैं, ये बॉडी उसके टैंजेंट से पास कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो अगर मैं एक स्फीयर ले लूं, तो स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टैंजेंट ड्रॉ करूं तो नॉर्मल टैंजेंट की तरह बिहेव करेगा। इसमें ट्रांसवर्स टैंजेंट और प्लेनर टैंजेंट अलग अलग नहीं होगा, ये दोनों सेम सेम होगा। आया समझ? यस सर तब उसके लिए कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, पैरेलैक्स थ्योरम। तो सिंपली आई टी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ मास के लॉन्ग प्लस दोनों के बीच का सेपरेशन r², ऐड कर लिया, कितना आ जाएगा 5/3 mr²। तो जितना इस ग्रीन वाले के लिए होगा उतना ही ब्लू वाले के लिए होगा। तो मेरे पास तीन डिफरेंट बॉडीज हैं,
अब तीनों बॉडी के लिए हमने सेम एक्सिस के अलॉन्ग कैलकुलेट कर लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई नेट सबका सम mr² सब में से कॉमन कर लीजिए, 2/3 सबसे ऊपर वाले के लिए, 5/3 लेफ्ट एंड 5/3 राइट, कितना होगा 5 + 5 10 + 12/3 इट्स 4 mr²। ठीक, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हमेशा याद रखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं तो डायरेक्टली सम करते हैं, बट सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सेम एक्सिस के अलॉन्ग कैलकुलेट करना होता है, जो एक्सिस गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यस सर। उसी तरह अगर मैं कुछ पार्ट कट आउट करके निकाल लूं या रिमूव्ड आउट कर दूं, तो उसके लिए भी फॉर्मूला सेम, आई नेट इज इक्वल्स टू आई टोटल माइनस आई रिमूव्ड, and both total and removed must be calculated from same axis। ठीक, from same axis। ठीक, ये बस फॉर्मूला याद रखिए अभी। ठीक है, कैलकुलेशन अभी मत सीखिए। ठीक है, फिर कभी वक्त होगा मैं आपको बता दूंगा, ये अभी आपके स्कूल के एग्जाम में नहीं पूछेंगे वो अभी। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी के लिए डिफाइन करके बताइए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतने डिफरेंट डिफरेंट तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब इसके क्या होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं। इसमें एक टर्म डिफाइन करना होता है, उसको बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन कभी नाम सुना या तो पढ़ा होगा आपने? सर सुना है मैंने, ये पढ़ा नहीं है। अच्छा, जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई बॉडी है, ठीक है, तो उस बॉडी के लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इसके लिए बोलते थे एक पॉइंट जहां पे टोटल मास अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड हो, तो उस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो उसी तरह अगर कोई बॉडी रोटेट करती हो जिसके बेस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइंड हो, तो हम क्या बोलते हैं, एक पॉइंट अज्यूम करते हैं जहां पे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड हो। ऐसा हो सकता है ना? यस सर। तब उस पर्टिकुलर बॉडी के लिए सपोज कर लिया कि मेरे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी इस पॉइंट पे है, बट मैं एक्सिस यहां से ले रहा हूं। ठीक, तब इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर सेपरेशन था यहां से यहां तक, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। तो अगर मैं स्टेटमेंट वाइज बोलूं तो आप ये बोलेगा, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट वेयर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज assumed to be concentrated from the axis of rotation। तब इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप mk² के साथ इक्वेट कर दीजिए, तो k की जो वैल्यू आएगी वो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा। आया समझ? तो यहाँ से k की वैल्यू मैंने फाइंड करूं तो कितना हो जाएगा, √अंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय m। ठीक, जैसे आपको जनरली पूछेगा फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ डिस्क या फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ रिंग हॉलो स्फीयर, तो आप कैसे फाइंड कीजिएगा? तो सिंपली मैंने कहा फॉर डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, m टाइम्स r²/2। तो किसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किसके इक्वेट कर देना है, m टाइम्स ऑफ k²। तो m कैंसिल आउट हो जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r/√2। तो ये उसका रेडियस ऑफ गायरेशन होगा। आया समझ? यस सर। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक टर्म डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड गायरेशन रेशियो। गायरेशन रेशियो बोलते हैं बीटा को, विच इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ गायरेशन अपॉन r², उस पर्टिकुलर बॉडी के लिए। इन दोनों के रेशियो को हम गायरेशन रेशियो बोलते हैं। तब ये गायरेशन रेशियो एक और टर्म को डिफाइन करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखते हैं, तो उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में mr² का जो कोएफिशिएंट होता है उस पर्टिकुलर टर्म को बीटा बोलते हैं। जैसे अगर मैं रिंग बोलूं तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²। तो mr² के साथ कुछ भी कंपोनेंट नहीं है, कोएफिशिएंट नहीं है, 1 हो सकता है, तो बीटा 1 के इक्वल हो जाएगा। उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ से k भी फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ डिस्क है, तो डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, तो इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ हाफ mr²,
तो mr² के साथ कोएफिशिएंट कितना आया, हाफ, तो वो हाफ किसके इक्वल हो सकता है, बीटा के इक्वल हो सकता है। तब इस बीटा को गायरेशन रेशियो बोलते हैं। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। ओके, अब हम डिफाइन करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब हमने सीख लिया तो अलग अलग इसमें टर्म डिफाइन करते हैं। सबसे पहली चीज होती है टॉर्क। ठीक, टॉर्क पता है किसको बोलते हैं? सर फोर्स का रोटेशनल एनालॉग। ओके, रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। तो हम सिंपली डिफाइन करते हैं R इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, या मैं बोल सकता हूँ R परपेंडिकुलर टू F, या सिंपली बोल सकते हैं R क्रॉस F। ठीक, अब इस टॉर्क के लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। इस चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक रिमूव किया है, बता सकती हैं आप? सर सिर्फ पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस रिमूव हुआ है। वही जो थ्योरम प्रूव करने के लिए नहीं आएगा, बाकी सब चीज यस पढ़ना सर। है। ओके, मैम ने बोला कि पहले स्टेटमेंट आती थी, अब वो भी नहीं आएगी। पहले क्या है? सर स्टेटमेंट आ जाती थी, मैम बोल रही थी प्रूफ तो आता नहीं है बट स्टेटमेंट आती थी, बट अब वो रिमूव हो गया तो स्टेटमेंट भी नहीं आएगी। नहीं, जैसे वो पहले होता था ना, पहले एग्जाम में तो स्टेटमेंट दे देते थे, बोलते थे कि इस टर्म को प्रूव करिए। हाँ ठीक, सर, वो प्रूफ नहीं देंगे। हाँ, एंड उस प्रूफ के बेस पे फिर न्यूमेरिकल वैल्यू देते थे कि उस चीज को जब प्रूव कर दिया, जैसे मैंने अभी आपको प्रूव करके दिखाया कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को प्रूव करूंगा तो मैं डायमीटर के लॉन्ग निकालने के लिए केपेबल हो जाऊंगा, एंड उसी तरह पैरेलल एक्सिस थ्योरम प्रूव करूंगा तो टेंजेंट के लॉन्ग निकालने के लिए केपेबल हो जाऊंगा। तो वो उसके एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, तो अब वो प्रूव नहीं देंगे बट उसके एप्लीकेशन अब दे ही यस सकते सर। हैं। यस ठीक सर। है, अब नेक्स्ट आता है मेरे पास इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। इक्विलिब्रियम दो तरह की होती है रिजिड बॉडी के लिए, एक को बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एक को बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड दूसरा होता है मेरे पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी कितना हो जाए, जीरो। ठीक, तब इसको हम बोलते हैं वो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। दूसरा, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो हो तो उसको बोलूंगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। इसका मतलब होगा कि टॉर्क क्लॉकवाइज एंड टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। और किसी बॉडी के लिए अगर ये दोनों चीज एग्जिस्ट करती होगी तब उसको हम पूरा इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी बोल सकते हैं। अब मैं आपको बेस्ड क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक, कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक, एक मीटर स्केल है, मीटर स्केल 100 मीटर लॉन्ग। ठीक, इसका मास नहीं पता बट ये बोल रहा है कि इस मीटर स्केल को बैलेंस किया गया 45 सेंटीमीटर पोजीशन पे एक नाइफ प्लेस करके। ठीक, किस मार्क पे, 45 सेंटीमीटर मार्क पे। बैलेंस तो होगा नहीं क्योंकि इधर का मार्क, इधर का लेंथ ज्यादा होगा, इधर का लेंथ कम होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया गया, दो कॉइन को प्लेस कर दिया गया यहाँ पे, यहाँ पे, ऑफ टोटल मास 10 ग्राम एट पोजीशन ऑफ 12 सेंटीमीटर मार्क। अभी बैलेंस है, तब क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड मास ऑफ दिस रॉड। ठीक, एंड ऑल्सो फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन द नाइफ। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए, किसी भी क्वेश्चन में पहला पार्ट क्या कीजिए, ट्रांसलेशनल पार्ट क्या क्या उसमें दे रखा है पहले हम वो देखते हैं। तो ये मेरे पास एक नाइफ मतलब एक रॉड, उसमें कितने पॉइंट पे फोर्स एक्ट करता होगा, 3 पॉइंट पे, जहाँ पे नाइफ प्लेस्ड है वो। ठीक है, तो नाइफ प्लेस्ड है तो वो कहाँ पे फोर्स अप्लाई करता होगा, अपवर्ड, उसके नॉर्मल रिएक्शन की वजह से। उस जो कॉइन रखा है इस पॉइंट पे, उसकी वजह से एक फोर्स एक्ट करता होगा डाउनवर्ड, दैट इज mg। और इस टोटल रॉड का अपना कुछ मास होगा, एंड वो मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा,
तो हमने पीछे प्रूफ किया था, किसी भी रॉड का जो टोटल मास होगा उसके मिड पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, एंड सेंटर ऑफ मास उसका मिड पॉइंट पे लाई करता है, जो कि इस पॉइंट पे है। क्योंकि मीटर मीटर स्केल है, मीटर स्केल 100 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, तो उसका मिड पॉइंट 50 सेंटीमीटर पे होगा, तो इसका टोटल मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो पहला पार्ट हमने फोर्स निकाल लिया कि उस पर फोर्स कौन कौन सा एक्ट करता होगा, ये समझ आया। यस सर। अब सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो, सो टोटल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन एंड टोटल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों को आपस में क्या कर दिया मैंने, इक्वेट कर दिया। बट यहाँ पे आपको सिर्फ स्मॉल एम पता है, कैपिटल एम नहीं पता, इसलिए एन नहीं कैलकुलेट कर सकते थे। तो ये एक इक्वेशन हो गया, इसको छोड़ दीजिए। सेकेंड इक्वेशन हम चेक करते हैं उसके रोटेशन के बेस पे। तो देखिए उसके पास कितने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। तो एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है ये mg की वजह से, एक मेरे पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है ये उसके नॉर्मल रिएक्शन की वजह से, ठीक, एंड एक मेरे पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है उसके सेंटर ऑफ मास की वजह से, किसी इस पॉइंट पे। तब हम क्या करते हैं, जितने भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होंगे उनमें से किसी एक पॉइंट को आप एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लीजिए। तो ज्यादा बेहतर वो होता है कि उस पॉइंट को मानो जिसकी वैल्यू मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे पहले कैपिटल एम की वैल्यू चाहिए, एन की वैल्यू नहीं चाहिए, स्मॉल एम की वैल्यू दे रखी है। तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मल रिएक्शन जहाँ पे है उसको आप एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लीजिए। तो हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर नॉर्मल रिएक्शन के पॉइंट को एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लिया। अब अगर मेरे पास रॉड ऐसे है, ठीक है, तो उस रॉड के लिए अगर ये फोर्स इधर की तरफ जा रहा है, तो अगर यहाँ पे एक्सिस है तो वो उसको इस डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, और अगर मैं इधर वाला फोर्स देख रहा हूँ तो यहाँ पे एक्सिस है तो वो उसको ऐसे रोटेट कराएगा, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एक मेरे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा। तो सेम चीज हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, ठीक। ये वाला फोर्स इस पर्टिकुलर एक्सिस के लेफ्ट साइड, तो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज ले जाने की कोशिश करेगा, तब इसको मैं बोलूंगा टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। एंड जो उसका सेंटर ऑफ मास है वो उस एक्सिस के राइट साइड में है, तो ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा, टॉर्क क्लॉकवाइज। ये समझ आया। यस सर। अब अगर मैं इन दोनों की वैल्यू निकालूं, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है मेरे पास, m इंटू जी, एंड ये 45 सेंटीमीटर पे एंड ये 50 सेंटीमीटर पे, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। उसी तरह अगर टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज देखूं, तो ये टर्म मास ऑफ कॉइन इंटू जी, एंड इसका सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक 12 और यहाँ से यहाँ तक 45, 45 माइनस 12 इज 33 सेंटीमीटर। दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए, कैपिटल एम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो 10 प्लस 66 ग्राम केजी में कन्वर्ट कीजिए, -3 इंटू 10 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन, आसान। यस सर। ओके, तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी रोटेशनल बॉडी के लिए, कोई भी रिजिड बॉडी के लिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक अनदर क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक लैडर प्रॉब्लम है, कि सपोज कर लीजिए एक वॉल है, उसके अगेंस्ट एक लैडर को प्लेस किया गया है, ठीक है, इस तरह। ठीक, अब ये लैडर अगर उस पे इक्विलिब्रियम में अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस पे बताइए कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा एंड बाकी सारे फोर्सेस की वैल्यू कितनी होगी, फाइंड आउट कीजिए। तो हम क्या करते हैं, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसमें क्या कंडीशन होगी, यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसको पीछे की तरफ स्किड नहीं करने देता होगा। तो एक मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू इस पे इधर के डायरेक्शन में होगी। यहाँ पे भी फ्रिक्शन होना चाहिए जो उसको नीचे नहीं जाने देगा,
बट इससे ज्यादा पावरफुल ये होना चाहिए, ठीक है। तो इसके फ्रिक्शन को अभी मैंने नेग्लिजिबल माना कि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, एंड हर पॉइंट पे सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स एक्ट करता है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। तो एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। इस बॉडी या इस पर्टिकुलर लैडर का टोटल सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे, तो उस पॉइंट पे एक फोर्स एक्ट करता होगा एनजी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसके अलावा और कोई फोर्स एक्ट कर रहा है? नो सर। ओके, तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल फोर्सेस। तो देखिए यहाँ पे y एक्सिस के लॉन्ग कौन कौन से फोर्सेस हैं, एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है। तो मैं बोल सकता हूँ N2 इज इक्वल्स टू mg। x एक्सिस के लॉन्ग एक फोर्स ये और एक फोर्स ये, इसलिए N1 इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन। इक्वेट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे फ्रिक्शन मुझे फाइंड आउट करना होता तो N1 की जरूरत पड़ती। mg की वैल्यू दे रखी होगी तो N2 हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा टर्म हम निकालते हैं इसमें, रोटेशनल टर्म। तो मान लीजिए मेरे पास ये लैडर है इस तरह, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कौन कौन सा है, एक पॉइंट यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है, इसको आप आगे एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक। एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स mg की वजह से किसी इस पॉइंट पे है यहाँ पे, तो उसको आप आगे की तरफ एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक। और एक इस पॉइंट पे, तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट को एक्सिस मानते हैं जहाँ पे एक से ज्यादा फोर्स एग्जिस्ट करते हो। तो मेरे पास यहाँ पे 3 पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो इन तीनों पॉइंट में इस पॉइंट पे एक से ज्यादा फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो इसको मैं एक्सिस मान लिया, ठीक। अब एक्सिस की वजह से क्या होगा, रोटेशन कैसे कैसे होगा हम उसको देखने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो ये मेरे पास एक्सिस हो गया। पहला देखिए, टोटल लेंथ ऑफ रॉड एल ले लिया, ठीक। तो एक पहला वर्टिकल लाइन यहाँ पे अगर मैं पुट करूं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पुट करूं, ये सपोज कर लीजिए थीटा एंगल पे है, ये टोटल लेंथ एल है, तो ये भी थीटा एंगल होगा। तो सामने वाला ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल टाइम्स साइन थीटा, ये टर्म, ठीक। तो ये जो फोर्स था, नॉर्मल रिएक्शन जो N1 एक्ट कर रहा था इस डायरेक्शन में, N1 क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड को क्लॉकवाइज टर्न करता होगा, तो इसको बोलूंगा टॉर्क क्लॉकवाइज, दैट इज फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर सेपरेशन। सिमिलरली अगर मैं mg की वजह से देखूं, तो mg इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ये वाला डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट है, तो टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक l, तो हाफ लेंथ l/2, और ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक cos थीटा, तो इसलिए हो जाएगा l/2 cos थीटा। तो ये जो पॉइंट है वो उस पर्टिकुलर एक्सिस को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कराता होगा, तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। तब इसकी वैल्यू निकालते हैं, mg टाइम्स l/2 cos थीटा। अब अगर इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बोलूं, तो टॉर्क क्लॉकवाइज एंड टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल। तो इक्वेट करके मैं N1 की वैल्यू फाइंड कर लूं, इसको यहाँ पे पुट कर दूं, फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी। आया समझ? यस सर। आसान। सर ओके, तो हमने यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी डिफाइन कर दिया, एंड टॉर्क के बेस पे जितने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इसी तरह से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ओके, एक नेक्स्ट टर्म पूछा जाता है कि अब इस टॉर्क का एप्लीकेशन और क्या हो सकता है। तो एक टर्म होता है मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में इस टॉर्क को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने मान लिया कि कोई एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, एंड उस एक्सिस से सब अलग अलग पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, तो इन सब का सम करते हैं,
और सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, साइन 90 की वैल्यू 1, तो फर्स्ट फोर्स होगा R1 डिस्टेंस पे, सेकेंड फोर्स होगा R2 डिस्टेंस पे, ठीक, एंड सो ऑन Rn डिस्टेंस पे फोर्सेस ले लिया। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है r टाइम्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। तब इन वैल्यूज को इस इक्वेशन पुट कर दीजिए, तो टॉर्क इज इक्वल टू समेशन r i, ठीक, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, सो m i a इज इक्वल टू अगेन r टाइम्स ऑफ अल्फा, तो r i अल्फा। मतलब इस पूरे टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन एम आई आर आई स्क्वायर टाइम्स अल्फा, और इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स अल्फा। ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास, एंड अल्फा इज रोटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक, इसलिए फोर्स इज इक्वल टू एम ए, उसका रोटेशनल टर्म हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, Okay. अब इस टर्म को इक्वेट करके आप एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि अगर मेरे पास कोई रॉड है जो इस पॉइंट पे है अभी, ठीक, ये मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो हॉरिजॉन्टल से किसी थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो बताइए इस इंस्टेंट पे इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहला काम क्या करते हैं, उस पर टॉर्क कितना एक्ट करता होगा उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। टॉर्क फाइंड करने के लिए मुझे R क्रॉस F चाहिए, तो हमने क्या किया, इस पे फोर्स एक्ट करता होगा mg, उस mg के लिए एक कंपोनेंट फाइंड कीजिए इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट होगा उसके अलोंग इस डायरेक्शन में। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो इस थीटा के लिए ये वाला टर्म कौन सा हो जाएगा, mg cos थीटा, ये वाला टर्म हो जाएगा कितना, mg sin थीटा। टोटल लेंथ ऑफ रॉड अगर l है तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l/2 उस एक्सिस से। अब यहाँ से अगर मैं टॉर्क कैलकुलेट करूं फोर्स को यूज करके, तो टॉर्क इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर ऑन फोर्स। आर को मैंने लिया अगर l/2, तो इस पे कौन सा फोर्स है जो परपेंडिकुलर है l/2 पे, So mg sin theta. साइन थीटा। कैसे, देखिए फिर से आप, हाँ सर, mg cos theta. Yes. हाँ कॉस थीटा, Yes. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ mg cos थीटा। तो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा साइन थीटा ही परपेंडिकुलर हो, वो उसके ओरिएंटेशन ऑफ थीटा के बेस पे वो चेंज कर सकता है। अब इस टॉर्क को इक्वेट कर दीजिए किससे, आई अल्फा। तो ये मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है फ्रॉम वन एंड एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, जैसे सेंटर के अलावा मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ml²/12, मुझे इस एक्सिस के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, दोनों के बीच का सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक कितना है, l/2। तो मैं डायरेक्टली क्या यूज करूंगा, I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर प्लस मास टाइम्स दोनों एक्सिस के बीच का सेपरेशन कितना है उसका स्क्वायर। दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आ जाती है कितनी, ml²/3। इसलिए वन एंड के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 हो गया। तब इसी टर्म को अगर मैं उस इक्वेशन के बेस पे लिखूं, तो दिस इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ l²/3 टाइम्स अल्फा। तो यहाँ से मैं फाइंड कर सकता हूँ अल्फा कितना आएगा। Yes sir. ओके, तो एक आपको न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड इस तरह से पूछ सकता है, टॉर्क के बेस पे एंगुलर एक्सीलरेशन फाइंड कीजिए उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना होगा। तो सिंपली क्या कीजिए, आर क्रॉस एफ निकाल के आई अल्फा निकाल के इक्वेट कर दीजिए, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। एंड अल्फा पता है तो आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं कि उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी हो सकती है, या आगे जाके वेलोसिटी कितनी हो सकती है इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके, ठीक है, रोटेशन वाले टर्म के। तो टॉर्क टॉर्क में आपको इतनी सारी चीजें पूछ सकते हैं, इसके अलावा नहीं पूछेंगे आपको एक्स्ट्रा। Okay sir. अगली चीज आती है दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अगर मैं बोलूं तो बोलिएगा
आपके रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक, तो इसके लिए फॉर्मूला L इज इक्वल्स टू R परपेंडिकुलर टू P, या सिंपली R टाइम्स ऑफ P साइन थीटा, या सिंपली R क्रॉस P बोल सकते हैं। ठीक, इसको यूज करने का तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक, हमेशा ये जो R होगा वो मोमेंटम के एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। जैसे मैं टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए जो R था उसके फोर्स के एक्सिस के लॉन्ग परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। ठीक, तब टॉर्क भी कैलकुलेट किया एंड एंगुलर मोमेंटम भी इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं। जैसे एक मैं आसान सा क्वेश्चन बताता हूँ, आपसे जानबूझ के एक सवाल पूछेगा कि सपोज एक स्ट्रेट मूविंग बॉडी है, ठीक है, जो इस पाथ के लॉन्ग मूव कर रही है एट कांस्टेंट वेलोसिटी, तो बताइए इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन कितना होगा। तो हम ये बोलेंगे कि एंगुलर मोमेंटम तो एंगुलर टर्म पे डिपेंडेंट होगा, रोटेशनल टर्म पे। ये तो स्ट्रेट मूविंग बॉडी है, स्ट्रेट मूविंग बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो आप डायरेक्टली आंसर बोल दीजिएगा 0, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक, तो एंगुलर मोमेंटम, ठीक, उस एक्सिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब मोमेंटम उसके अकॉर्डिंग कैसे चेंज कर रहा है हम उस पर देखते हैं। तो अगर मैं इस एक्सिस से डिस्टेंस देखूं, पार्टिकल किसी इस पॉइंट पे होगा, ठीक, पहले किसी इस पॉइंट पे होगा, तो उसका इंक्लिनेशन सपोज कर लिए θ1 है एंड इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक r1। अगर मैं इसका डिस्टेंस मूव करा दूं, पार्टिकल पहुंच गया किसी इस पॉइंट पे, ठीक, यहाँ पे, तब मेरे पास एंगल चेंज कर जाएगा θ2, डिस्टेंस भी चेंज कर जाएगा r2 एंड सो ऑन। इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ता जाएगा, तो उसके हिसाब से θ एंड r दोनों चेंज करता जाएगा। तब हम क्या करते हैं, अगर मैं परपेंडिकुलर जो टर्म है ये थीटा, तो इसके बेस पे ये भी थीटा, इस थीटा के लिए सामने वाला टर्म ये टर्म क्या लिख सकता हूँ, r2 साइन थीटा 2 लिख सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जो परपेंडिकुलर है। ये θ1 है तो ये भी θ1 होगा। इस θ1 के लिए सामने वाला टर्म क्या लिख सकता हूँ, r1 साइन थीटा लिख सकता हूँ। तो मतलब ये हुआ कि हर डिस्टेंस टाइम्स साइन कंपोनेंट, उसका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा सेम इसी टर्म को डिफाइन कर रहा है। इसीलिए ज्यादा बेहतर ये है कि जो लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ मोमेंटम है उस पे एक्सिस से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए एंड दोनों का प्रोडक्ट एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। ठीक, एंड चूंकि ये डिस्टेंस इस पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ मोमेंटम पे हमेशा सेम रहेगा, इसीलिए स्ट्रेट मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। आप ऐसे याद रखिएगा। ठीक, जीरो नहीं होता, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज नहीं, पॉइंट पे पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ तक कोई तो दिक्कत? ये r sin थीटा cos थीटा कैसे इक्वल हुए? सॉरी, sin थीटा 2 थीटा 1। ओके, देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास एंगल θ2 है, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल θ2 होगा। ये मेरे पास r2 है, तो उस लार्जर ट्रायंगल में यहाँ से यहाँ तक r2 है एंड ये मेरे पास θ2, ये मेरे पास r2, तो एंगल के सामने वाला टर्म परपेंडिकुलर, तो इसको लिख सकता हूँ r टाइम्स ऑफ साइन θ2, जो यहाँ से यहाँ तक टर्म होगा। सिमिलरली अगले ट्रायंगल में जब मैंने डिस्टेंस इतना लिया, तो ये मेरे पास है θ1 एंड ये डिस्टेंस r1, तो फिर से यही टर्म r1 साइन θ1 वो भी इतने ही डिस्टेंस को डिफाइन करेगा। ठीक, तो ये डिस्टेंस दोनों सी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर डिफाइन कर रहा है। यस, ओके। तो इसीलिए बोल सकता हूँ कि उस पर्टिकुलर लाइन ऑफ मोमेंटम पे उस एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि ये सारे टर्म सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, तो इन दोनों का प्रोडक्ट एंगुलर मोमेंटम बता देगा एंड चूंकि ये दोनों टर्म कांस्टेंट है, इसीलिए स्ट्रेट मूविंग बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं करता। ओके सर। ठीक है,
तो इसी तरह से हम लोग एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आप इतना पढ़ के रखिए, ठीक है। थोड़ी सी चीज उसमें और रोलिंग मोशन बाकी है एंड एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। एंड इंक्लाइन प्लेन पे कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। फिर मैं आपको नेक्स्ट कंटिन्यू करा कल खत्म कर दूंगा, ठीक है। फिर हम वर्क एनर्जी एंड पावर करते हैं। सर मुझे 15 मिनट डायमेंशनल एनालिसिस बता दीजिएगा कल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। ओके सर।